Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. So please like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. तो आज का हमारा है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फर्स्ट इज डेफिनेशन कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे डिफाइन करता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, a contingent contract is a contract to do और नॉट टू डू समथिंग. मतलब वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. सम कोलैटरल इवेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन्स. तो मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो कोलैटरल इवेंट है अगर उसके होने या ना होने पे डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको परफॉर्मेंस करनी है या नहीं करनी. तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसी कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पे. अगर मतलब वो इवेंट होता है तो क्या करना है और अगर इवेंट नहीं होता तो आपको कैसे परफॉर्म करना है. अब बात आती है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है कोलैटरल इवेंट. कोलैटरल इवेंट का मतलब क्या होता है. कोलैटरल होता है दैट इज साइड बाय साइड और विच इज सेकेंडरी टू द कॉन्ट्रैक्ट. आपने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ और क्या क्या चीजें हैं वो सारी जो सेकेंडरी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो कोलैटरल होती हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी कोलैटरल इवेंट है आप दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें जो कोलैटरल इवेंट है उधर क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस भी और उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस. तो कॉन्टेजेंट हम वैसे लाइबिलिटी में भी पढ़ते हैं कि कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली है फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन हम उसके लिए रिजर्व अभी से करते हैं. तो सिमिलर सिचुएशन इसके अंदर भी है कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. और इसके एग्जाम्पल्स क्या है. एक एग्जाम्पल तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ही है. जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट का. क्योंकि इंश्योरेंस जब आप कराते हो आप फ्यूचर एक लाइबिलिटी अज्यूम कर लेते हो कि फ्यूचर एक लॉस अज्यूम कर लेते हो कि अगर ऐसा हुआ तो चाहे वो फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस हो चाहे वो कार इंश्योरेंस हो हाउस इंश्योरेंस हो फायर इंश्योरेंस हो आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हो आप फ्यूचर एक लॉस प्रिज्यूम कर लेते हो जिसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हो. ठीक है. तो जिस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये सारे भी एग्जांपल्स कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि जहाँ पे एक थर्ड पार्टी आप अगर थर्ड पार्टी जो इसमें तीन पार्टीज होती हैं. फर्स्ट हमारा होता है क्रेडिटर होता है एक हमारा डेटर होता है और एक हमारा होता है श्योरिटी या फिर गारंटर जैसे आप कह सकते हो. तो जो क्रेडिटर होता है वो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन तो हमें पता ही है हमने अकाउंट से पढ़ा है कि क्रेडिटर वो होता है जिसने पैसे दिए होते हैं जिसने उधार दिया होता है डेटर को और डेटर को वो उधार चुकाना होता है. तो उसमें गारंटर का क्या रोल है. गारंटर का रोल उसमें यहाँ पे आता है कि गारंटर क्या करता है कि वो क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि अगर डेटर की वजह से क्रेडिटर को लॉस होता है या डेटर रीपेमेंट नहीं करता तो जहाँ पे वो गारंटर है ना उसकी परफॉर्मेंस आएगी. वो कहेगा कि मैं आपका जो अमाउंट है जो सम ऑफ मनी है वो मैं रीपे करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ डेटर. तो गारंटर की लायबिलिटी कब अराइज होगी. गारंटर की लायबिलिटी तब अराइज होगी जब डेटर उसके पैसे नहीं देगा वरना गारंटर की कोई लायबिलिटी ही नहीं है. तो वो कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टेजेंट है. वो किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है कि डेटर की रीपेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो नहीं करता तो उसकी लायबिलिटी रह जाए. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. इसका जनरल मीनिंग है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंडीशनल अपॉन जिसके अंदर एक सिचुएशन एक कंडीशन आ जाती है उसको परफॉर्म करने के लिए कंडीशन आ जाती है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर सर्टेन इवेंट उसको हम बोलते हैं कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. हमारे पास कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कुछ रूल्स हैं जो कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं. रूल्स एज एन केसेस हैं कि जहाँ पे पता चलेगा कि अच्छा इस केस में कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है और इस केस में कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल है या इन्फोर्सेबल भी है या नहीं है. ठीक है. तो फर्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेजेंट अपॉन एन इवेंट हैपनिंग. इवेंट हैपनिंग मतलब अगर इवेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्सेबल है. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब हुआ when the event happens. This is given under section 32. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल है कि वाहन मोटर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके इंश्योरेंस कंपनी जो कार्स और व्हीकल्स का इंश्योरेंस करती है. तो ए ने अपनी कार को इंश्योर करवाया इस कंपनी के साथ जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये कहता था कि अगर ए की कार चोरी हो जाती है इफ इट गेट्स स्टोलन तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे पे करेगा. तो इंश्योरेंस कंपनी तो जब कार चोरी होगी मतलब इवेंट हैपन होगा उस चोरी हो जाना इज द इवेंट. अगर वो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है. तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी आएगी ए को पैसे देने की. ठीक है. लेकिन अगर कार चोरी नहीं होती है तो
तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे नहीं देने हैं उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, इफ द कार गेट्स स्टोलन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, ये गिवन है अंडर सेक्शन 33। तो अगर फ्यूचर में वो इवेंट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। बी अग्रीज टू पे 5000 रुपीज टू जी। बी ने बोला कि मैं आपको 5000 रुपये दूंगा अगर शिप जो हमने भेजी है शिप वो वापस नहीं आती है, तो मैं आपको 5000 रुपये दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा, जब शिप वापस नहीं आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट 5000 रुपये कब मिलेंगे, जब शिप वापस नहीं आएगी। तो अगर शिप डूब गई है, पता चला कि शिप डूब गई या शिप में आग लग गई, तो शिप तो वापस नहीं आ सकती ना, तो तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। लेकिन अगर शिप वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट नॉन इन्फोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, ये गिवन है अंडर सेक्शन 34, 32 हो गया, 33 हो गया, 34। इफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन का मतलब होता है जब कोई पर्सन के एक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस का पता लगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। जैसे इसमें इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में कैसा एक्ट करेगा। और सपोज उसके एक्शन की या किसी और पर्सन के एक्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाए, क्योंकि अब आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो किसी के भी एक्शन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि ए अग्रीज, ए बोलते हैं कि मैं आपको अपनी कार जो 5 लाख रुपए की है वो बी को दे देगा, लेकिन उसने उसके ऊपर एक कंडीशन डाल दी। वो कब देगा अपनी कार, जब बी करेगा मैरिज सी से। लेकिन सी ने शादी किससे कर ली, डी से। तो किसका एक्शन हुआ, किस लिविंग पर्सन के एक्शन की वजह से ऐसा हुआ, सी जो है उसके एक्शन की वजह से डी, उसने डी से शादी कर ली। अब ऑब्वियसली बी तो शादी नहीं कर सकता सी से, तो इसलिए ये जो इवेंट है इफ बी मैरिंग सी, ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि अब ऑलरेडी सी ने डी से शादी कर ली है, तो ये अनइन्फोर्सेबल हो गया। लेकिन ये इन्फोर्सेबल कब हो सकता है, अगर डी की डेथ हो जाए और सी डी से शादी कर ले, बाद में सी शादी कर ली बी से, तो ये इन्फोर्सेबल। लेकिन फॉर टाइम बिंग ये अनइन्फोर्सेबल होगी क्योंकि सी ने ऑलरेडी किसी और से शादी कर दिया और अब बी का सी से मैरिज करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट है अगर वो हैपन हो रहा है विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड, मतलब आपने उसके लिए उसके हैपन होने की टाइम पीरियड सेट कर दिया, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, अगर वो उस टाइम पीरियड में हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 35, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल क्या है, जब ये फ्यूचर इवेंट हैपन्स विद इन दैट फिक्स्ड टाइम पीरियड जो आपने सेट किया है। जैसे ए अग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी को पैसे देगा वो अगर शिप 2 महीने के अंदर वापस आ जाती है। तो अगर शिप 2 महीने के अंदर वापस आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, क्योंकि क्या कहता है, इफ द इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। तो सब कुछ यहीं से ही निकल जाता है। तो 2 महीने के अंदर शिप वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर शिप वापस नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 35, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। तो जब उन दोनों की अग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर ये फिक्स टाइम के अंदर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का इट डज नॉट हैपन्स विद इन दैट फिक्स टाइम पीरियड, वो होता ही नहीं है उस टाइम पीरियड। मतलब आपने यहाँ पे फिर से एक टाइम पीरियड सेट किया है, लेकिन आपने टाइम पीरियड किस चीज़ के लिए सेट किया, इस टाइम में नहीं होना चाहिए, वो उसके बाद हो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम में वो हुआ तो वो अनइन्फोर्सेबल है, और इस टाइम में अगर नहीं हुआ तो वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए बी को यहाँ पे भी पैसे देने की बात कर रहा है, लेकिन कब पैसे देगा वो, अगर शिप रिटर्न नहीं करती है। कितने टाइम में, 1 साल में, उसने टाइम पीरियड रखा है 1 साल में। तो अगर 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आती है तो वो उसको पैसे देगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाएगी तो वो उसको पैसे नहीं देगा, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट अग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर ऐसे अग्रीमेंट में आते हो जिसका इवेंट की हैपनिंग ही इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे वो जो होता है ना, वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। वो जब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो वो वॉइड होती है। हमने पहले ही पढ़ा था एन इम्पॉसिबल थिंग, अगर आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए अग्रीमेंट में आते हो या कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वो वॉइड होता है, ठीक है। तो जैसे राम विल गिव हिज बाइसाइकिल टू श्याम इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट।
अर्थ कैन नेवर स्टॉप रोटेटिंग, तो इसलिए यहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना ही था. इट वॉज अ वेरी इजी टॉपिक एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एंड बाय बाय.